आदर्शवादी बनाम भोग विलास। भ्रष्टाचारी पिता, आदर्शवादी पुत्र और लालची पत्नी की संवेदनशील कहानी। कमला बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी, बहुत चपल थी, पर साथ ही कमला निर्धन भी थी। सुंदरता, आकर्षण और सफलता से तो उसे प्रेम था, किंतु निर्धनता से घृणा थी। गरीबी स्वीकार नहीं थी। किसी भी प्रकार से निर्धनता से छुटकारा पाना चाहती थी, पर किसी विधि पाए यह पता नहीं था। पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी नौकरी या ओहदा पा सकती थी, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता था और परिश्रम भी वह करना नहीं चाहती थी। ओह, जिसके आगे पीछे की नौकरानियों को घूमना पड़े, उसे स्वयं परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। नियति ने उसकी भेंट कराई शहर के माने हुए रईस के एकमात्र सुपुत्र शशिधर से। दोनों मिले, फिर ऐसे संयोग हुए कि बार बार मुलाकात होने लगी। संयोग हो नहीं रहे थे, बल्कि संयोग पैदा किया जा रहे थे। कमला अपनी पैनी नजरें रखती थी शशिधर की हर चाल पर, और फिर कहीं न कहीं उससे टकरा जाती, जिसे वह संयोग का नाम देती। और शीघ्र ही उसके सारे यत्न सफल हुए, क्योंकि शशिधर भी उसके प्रेम में पड़ चुका था और अब दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। और शशिधर ने निश्चय कर लिया कि वह विवाह कमला से ही करेगा। कमला भी इस विवाह के लिए उत्तेजित थी कि कहीं पुरुष का मन बदल गया तो फिर आने वाली धन संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रेम का ताप चढ़ा हुआ है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना ठीक है, किंतु इस लालची कन्या की राह में रोड़ा बनकर खड़े हो गए इससे भी कई गुना अधिक लालची सेठ बंसीधर, यानी शशिधर के पिता। जिस संपत्ति को उन्होंने दिन रात का परिश्रम करके बुद्धिमानी से, चालाकियों और धोखाधड़ी से जोड़ा हो, उसकी स्वामिनी कोई दरिद्र लड़की कैसे हो सकती है। अपनी ही तरह के एक अन्य रईस अमरकांत मुखर्जी की इकलौती पुत्री को वे बहू के रूप में गृह प्रवेश कराना चाहते थे, ताकि दोनों रईसों की संपत्ति का जोड़ बने और लक्ष्मी प्रवेश चरितार्थ हो। इसलिए ब्याह के मुद्दे पर पिता ने पुत्र को खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें कोई हक नहीं है इस प्रकार किसी को भी उठाकर घर में लाने का। घर की कुछ परंपराएं होती हैं, सभ्य समाज में उठने बैठने की कोई तहजीब तमीज होती है, जिम्मेदारी होती है। तुम कैसे किसी दरिद्र की लड़की को इन परंपराओं और जिम्मेदारियों का उत्तराधिकारी बना सकते हो। शशिधर ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, दरिद्र में ही नारायण का वास है। आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं उसे हमारे घर की सारी परंपराओं और जिम्मेदारियों में ढाल दूंगा। पिता और बेटे के बीच कई महीनों तक विवाद चलता रहा। पिता इतने क्रोधित थे कि मन हो रहा था बेटे को घर से निकाल दूं, किंतु इकलौता पुत्र था, इसलिए विवश हो गए और कमला की आस पूरी हुई। वह शशिधर की पत्नी बनकर उसके घर में प्रवेश करती है। अब सारा वैभव, सारी धन संपत्ति और ढेर सारे गहनों की वह स्वामिनी बन चुकी थी। बेटे की शादी हो गई तो उसे जिम्मेदारियां भी देनी चाहिए। ऐसा सोचकर सेठ बंसीधर ने सारा कारोबार पुत्र के हाथों में सौंपना शुरू किया। और कारोबार क्या था? कई फैक्ट्रियां थी, कई चीनी मिलें थी, कुछ कपड़ा मिलें थी। मुंशी जी को तलब किया गया और उन्होंने सारा हिसाब किताब शशिधर को समझाना शुरू किया। जीवन की खुशियां अपने चरम पर थी कि घर में कलह मचनी शुरू हो गई। पर यह कलह सास बहू या पति पत्नी के बीच न होकर बाप बेटे के बीच होने लगी। सेठ बंसीधर ने फैक्ट्री और मिलों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण कर रखा था। 18-18 घंटे काम करवाने के बाद भी हाजिरी रजिस्टर में सिर्फ 10 घंटे ही दिखाए जाते थे। इसके अलावा आयकर में चोरी और बही खाते में गड़बड़ी जैसे अनेकों अनेकों घोटाले शशिधर की पकड़ में आ चुके थे। और जब शशिधर ने इस विषय में पिताजी से जवाब तलब किया तो सेठ बंसीधर चिल्लाकर बोले, तुम्हें क्या लगता था कि तुम यह जो शानदार महल में रह रहे हो, यह सुख सुविधा जो तुम्हें मिली हुई है, बीमार होने पर बड़े बड़े डॉक्टर घर पर आकर ही तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया करते हैं, यह सब क्या ईमानदारी के पैसों से हो रहा था? अरे लाला, अगर ईमानदारी से अपना धंधा चलाऊंगा तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी समझो जैसे तैसे हो गया। यह ऐसो आराम तो भूल ही जाओ। इसलिए मुझे भाषण मत दो और जैसा मुंशी जी बता रहे हैं वैसा करो।
पिताजी की इन दलीलों पर शशिधर ने दो टूक उत्तर दिया। ठीक है, तो यह आपका महल और आपकी अथाह संपत्ति, आपकी सुख सुविधा, आपका ऐशो आराम की जिंदगी, सब आपको मुबारक। मैं अब भ्रष्टाचार से कमाई हुई इस सारी संपत्ति से खुद को अलग करता हूँ। और शशिधर ने इस समय घर त्यागने का मन बना दिया। पिता तो सन्नाटे में आ गए, किंतु माता ने रो रो कर बहुत समझाने की चेष्टा की, पर बेटा टस से मस न हुआ। कमला ने जब देखा कि जिस संपत्ति और वैभव को पाने के लिए उसने शशिधर से प्रेम का स्वांग रचा कर उससे विवाह किया था, वह सब उसके हाथ से निकला जाता है, तो उसने अपनी ओर से इस जाती हुई संपत्ति को पकड़ने की चेष्टा की। तुम कैसे औलाद हो? बुढ़ापे में माता पिता को बेटे और बहू के सानिध्य और उनकी सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और तुम ऐसे समय में उन्हें छोड़कर जा रहे हो। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो है उनके पास। घर में नौकर चाकर, दफ्तर में मुजालिम, किसी भी तरह की बीमारी में घर आकर दवा दारू कर जाने वाले डॉक्टर। कमला ने पलट कर जवाब दिया, सब कुछ है, सब लोग हैं, पर तुम्हारी जगह कौन ले सकता है? तुम्हें माता पिता के साथ रहने में क्या दिक्कत है? दिक्कत माता पिता के साथ रहने में नहीं है, दिक्कत भ्रष्टाचारी के साथ रहने में है, दिक्कत पाप की रोटी खाने में है। पर कमला भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर कहा, आज जब घोटाले पकड़ में आ गए तो सच्चाई और आदर्श की मूर्ति बना रहे हो। आज तक जो खाया है वह भी तो पाप का ही खाया है। कमला के इस उत्तर पर शशिधर को गुस्सा आ गया और वह दृढ़ निश्चयी होकर बोला, अच्छा किया जो याद दिला दिया। आज तक जितना भी खाया है वह सब अपनी मेहनत और ईमानदारी के पैसों से चुकाऊंगा और उसके बाद नई रोटी खाऊंगा। कमला ने आखिरी तीर चलाया, तुम जाते हो तो जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ न जाऊंगी। मैं माँ और बाबूजी की सेवा करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ऐसा कहकर शशिधर अकेला ही अपने पिता का घर छोड़कर चला गया। कमला सास ससुर की सेवा के नाम पर घर में ही रह गई, पर वह अच्छी तरह जानती थी कि वह इस घर में क्यों ठहरी है। उसने पति के प्रेम और पति के सानिध्य को छोड़कर धन दौलत, भोग विलास और ऐश्वर्य के जीवन को ही चुना। आज इस घटना को 25 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं और दूर किसी अन्य राज्य के, अन्य जिले के, अन्य तहसील की एक भीड़ भाड़ भरे बाजार में सड़क के किनारे एक फटे हाल भिखारिन बैठी रहती है। जो कोई भी उसे देखता है वह उसके आगे सिक्के डाल देता है, पर किसी जिंदा लाश की भांति उस भिखारिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कोई उसके आगे रोटी डाल देता तो वह रोटी चाहे सूख कर पापड़ हो जाती, पर खाई तभी जाती जब उस बुढ़िया को भूख लगी होती। उसके बारे में अगर किसी की पूछताछ की जाती तो किसी को कुछ पता नहीं होता। लोगों का यही कहना होता, सुना है जवानी में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, सुना है बड़े बड़े ही पैसे वाले घर की थी। यहाँ कैसे आ गई, कब आ गई, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। ऐसी बातें सुनते तो लोग अपने आप ही कहानियां बनाने लगते। इसका पति इसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया और इसके सारे गहने जेवर भी ले जाकर उसी औरत को दे दिए। इस प्रकार कई तरह के कयास उस भिखारिन के बारे में लगाए जाते। वह भिखारिन किसी के लिए जिज्ञासा का विषय होती तो किसी के लिए टाइम पास की चर्चा का विषय होती। आखिरकार एक दिन एक नौजवान उस बाजार में निकला, सड़क के किनारे उस भिखारिन को देखकर ठिठक गया। दिमाग पर जोर लगाने लगा कि कहीं तो इस महिला को देखा है, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। उसने कुछ लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो लोगों ने यही कहा, पता नहीं कौन है। जब से हम यहाँ रहने आए हैं तब से इसे ऐसे ही देख रहे हैं। नौजवान ने कहा, इसका नाम कमला है। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? क्या आप इसको जानते हैं? हाँ, मैं इसको काफी अच्छे से जानता हूँ। हम इसके पड़ोस में ही रहते थे। अपने समय में यह बेहद खूबसूरत थी। जब कॉलेज में पढ़ती थी तो बेहद अल्हड़ युवती थी। खूबसूरत लड़के इसके दीवाने होते थे, पर यह सिर्फ धनी घर के लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद करती थी। उनके साथ फिल्में देखना और उनकी मोटरसाइकिल पर घूमना इसे पसंद था और बदले में वह उनसे अपना जेब खर्च निकलवाती रहती थी। इतना कहकर वह नौजवान चुप हो गया। फिर क्या हुआ? लोगों ने पूछा तो उस नौजवान ने किसी गहरी सोच में डूबकर उतरते हुए कहा,
प्रेम, इसकी नज़र एक बेहद धनवान लड़के पर पड़ी जिसका एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था। नौकर चाकरों की एक फौज उस घर में हर छोटी से बड़ी सेवा के लिए मौजूद रहती थी। उसके पास महंगी गाड़ियों का काफिला हुआ करता था। उसके पिता की कई फैक्ट्रियां हुआ करती थी। बस इसने उस धनवान लड़के को देखा और मन बना लिया कि अब इसी से विवाह करेगी और बाकी जिंदगी मजे में काटेगी। इतना सुनकर आसपास के लोगों ने कहा, बस यही गलती कर दी होगी इसने। वह धनी लड़का होगा कोई अय्यास और आवारा। शादी के कुछ समय बाद किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया होगा और इसे यहाँ भिखारिन बनाकर छोड़ दिया होगा। जी नहीं, इसका पति एक आदर्श, खांटी का और उच्च कोटि का गुणवान इंसान था। इसने भले ही स्वार्थ के लिए प्रेम किया हो, पर वह एक आदर्श पति की तरह सिर्फ इससे सच्चा प्रेम करता था। इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने को सारी दौलत लुटा देने को तैयार रहता। अब लोगों के मन में फिर शक उभरा, तो फिर जरूर इसी में खोट रहा होगा। इसी ने पति को धोखा दिया होगा। रंगबाज औरत तो यह थी ही, कोई पुराना आशिक मिल गया होगा। उस नौजवान ने फिर स्पष्ट किया, अरे नहीं साहब, यह भी एक अच्छी पत्नी और बहू की तरह अपने पति के घर में रम गई थी और अपना अतीत पूरी तरह से पीछे छोड़ आई थी। तो फिर क्या हुआ भाई, जरा पूरी बात बताओ। इसके पति के आदर्शवाद ने इसका तख्ता पलट कर दिया। अभी शादी को साल भर भी नहीं हुआ होगा कि इसके पति को पता चल गया कि उसकी जो दौलत, जो शान शौकत है, दरअसल वह चोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का नतीजा है। इसके ससुर ने टैक्स की चोरी करके, अधिकारियों को रिश्वत देकर, किसानों की जमीनें धोखे से औने पौने दामों में खरीदकर फैक्ट्रियां लगाई थी और वहां काम करने वाले मजदूरों का जमकर शोषण किया था। बस फिर क्या था, बेटे ने अपने ही बाप के खिलाफ गवाही दे दी, इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया। बाप बेटे में तलखी बढ़ी। बेटे ने खुशी खुशी बाप की सारी संपत्ति ठुकरा दी। यह तो इतनी स्वार्थी थी कि पति के घर छोड़ देने के बावजूद यह डटी रही धन संपत्ति का भोग करने को। लेकिन कब तक? एक बार ससुर को पुलिस ने पकड़कर हवालात में बंद कर दिया तो इसके पास कोई रास्ता नहीं रह गया, सिर्फ अपने पति के पास जाने के अलावा। इसके पति ने इसे अपनाया और अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर दूर शहर जा बसा, जहां हम इसके पड़ोसी थे। मैं उस वक्त कोई 6 साल की आयु का रहा हूँगा। कभी कभी इनके घर चला जाता तो यह मुझे खाना खिला देती और खिलौने भी दे देती। अब फिर लोगों ने उत्सुकता बस पूछा, तो फिर यह इस हालत में पहुंची कैसे? लालच, बुरी बला लालच। कुछ समय शांति से बीता और इसके लालच ने सिर उठाना शुरू किया और अपने पति पर उसके पिता के घर वापस जाने का दबाव बनाने लगी। पति ने 2 टूक मना किया तो महंगे कपड़ों और गहनों का दबाव बनाना शुरू किया। रोने धोने का ड्रामा कर देती। अपनी काबिलियत के दम पर इसके पति को बैंक मैनेजर की नौकरी मिल चुकी थी और अच्छी तनख्वाह भी थी, पर सारी तनख्वाह इसके महंगे शौक की भेंट चढ़ जाती। इसका पति बेचारा पिस सा गया था। जिस बाप को भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल की हवा खिलवा दी थी, उसके पास वापस जाना उसके आदर्शों को स्वीकार नहीं था और सुंदर पत्नी को अभाव में रखना भी मंजूर नहीं था। और फिर इससे बेहद प्यार करने वाले पति को इसकी खुशी के लिए वह कदम उठाना पड़ा जो उस जैसे इंसान के लिए महापाप करने जैसा था। उसने अपने ही बैंक में लाखों रुपए का गबन कर डाला और एक से एक महंगे कपड़े, जेवर और कीमती साजो सामान लेकर घर पहुंचा। यह खुशी के मारे नाचने लगी। अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर इसका पति भी बेहद खुश हुआ और एक पूरी रात खुशी में बिताने के अगले दिन उस आदर्शवादी इंसान ने खुद ही पुलिस को फोन लगाया और अपने द्वारा किए गए गबन की सूचना दी। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर ले गई। एक पल को सब खामोश हो गए। वह नौजवान एक गहरी सांस भरते हुए बोला, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, यह यहाँ कैसे आ पहुंची। चलो मैं खुद ही चलकर उससे बात करता हूँ। ऐसा कहकर वह नौजवान उस भिखारिन महिला के पास पहुंचा और उसे कुछ हिलाते हुए बोला, कमला चाची, कमला चाची। उस भिखारिन की तंद्रा भंग हुई। धुंधली हो चुकी उसके आंखों से उसने युवक को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह उसके गालों पर
अपने दोनों हाथ रखकर बोली, आप आ गए, जेल से छूट के आ गए? कब आए? बहुत दिनों से इंतजार में थी। सब कपड़ा गहना छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए, अब बस तुम्हारे संग ही रहना है। उस नौजवान ने कुछ उदास होकर कहा, नहीं कमला चाची, मैं तुम्हारा राजा बाबू। याद है, तुम्हारे घर आता था और तुम मुझे कभी मिठाई खाने को देती थी तो कभी खिलौने। ओ राजा बाबू, हाँ, खूब मन लगा कर पढ़ो लिखो, बड़े अफसर बनो। फिर एक पल ठहर कर बोली, पता नहीं कब आएंगे जेल से छूट के। मैं बार बार कहती हूँ नहीं चाहिए कपड़ा और गहना। और ऐसा कहकर वह भिखारी निढाल होकर गिर पड़े। दोस्तों, वॉइस ऑफ गुड़िया की कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम बेहतरीन कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे छूटे नहीं। आपके प्यार और आशीर्वाद उत्साहवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।